हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी साहित्य तथ्य चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आदिकाल पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण पढ़ाए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आज हम आदिकाल की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि आदिकाल में हम रासो काव्य, धार्मिक काव्य, लोक साहित्य आदि को शामिल करते हैं। तो आज हम सिर्फ धार्मिक काव्य पढ़ेंगे, जिसे हम अपभ्रंश काव्य भी कह सकते हैं। आदिकाल की ये विशेषता थी कि इसमें 1050 से लेकर 1375 तक, यानी कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय माना जा सकता है। वैसे तो इसमें 150 वर्ष का रचना विशेष प्रवृत्ति ली गई है, किंतु इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि संदेह रहता है कि इसकी प्रामाणिकता के ऊपर, कि ये सही में जिसने लिखे हैं, जैसे लिखे हैं, ये उन्हीं के हैं या नहीं हैं। तो ये इसमें प्रामाणिकता की कमी रहती है। इस आदिकाल में इसमें ऐतिहासिकता का भी अभाव रहता है, और इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की बहुत प्रामाणिकता है आदिकाल में। और संकुचित राष्ट्रीयता है। संकुचित राष्ट्रीयता यानी कि अपने अपने राज्य और अपने राजाओं के बारे में ही बताया गया है, आगे के बारे में नहीं, पूरे भारत को लेके नहीं बताया गया है। और इसमें जो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है, ठीक है। और विविध छंदों का प्रयोग किया गया, और इसमें अलंकारों और दोहों की कोई कमी नहीं है। सारे काव्य अलंकारों दोहों में ही ज़्यादातर लिखे गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हम सिद्ध साहित्य, नाथ और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि किस किस ने आदिकाल को क्या क्या कहा। जैसे कि धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा, ठीक है। और चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। विद्यापति ने अपभ्रंश को अवहट या देशिक बयाना वाली भाषा कहा, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि किसने आदिकाल को क्या कहा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा, और विद्यापति ने अपभ्रंश को अवहट या देशिक बयाना भाषा कहा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि सिद्ध और हम बौद्ध धर्म के बारे में हम अक्सर सहजयान और वज्रयान के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का जब दो भागों में विभाजित हो गए थे, सहजयान और वज्रयान में विभाजित हो गए थे। तो वज्रयान को ही सिद्ध साहित्य कहते हैं, और सिद्ध साहित्य से ही नाथों का उदय हुआ, ठीक है। वज्र का अर्थ है शून्य। अक्सर पूछा जा सकता है कि वज्र का अर्थ क्या है, शून्य, ठीक है। सिद्ध पूर्वी भारत, यानी कि सिद्ध जो थे पूर्वी भारत की तरफ ज़्यादा फेमस थे, बिहार, असम, उड़ीसा की तरफ ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो अपभ्रंश काव्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रमुख कवि व रचनाएं जानते हैं। स्वयंभू, रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। अक्सर पूछा जाता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को माना है। इन्होंने यहीं से हिंदी काव्य की शुरुआत मानी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, ठीक है। इस 783 ईस्वी में ये राम काव्य के कवि थे। ये राम काव्य पे ज़्यादा फोकस करते थे। इनकी रचना है पयुमचर्यु, राम काव्य की प्रथा, और ये अधूरा काव्य पूरा इसको त्रिभुवन ने पूरा किया है, ठीक है। यहीं से राम काव्य की शुरुआत मानी जाती है। राम काव्य की प्रथा यहीं से मानी जाती है, और अधूरा काव्य इन्होंने लिखा, स्वयंभू ने। इनको पूरा इनके बेटे ने त्रिभुवन ने पूरा किया, ठीक है। रेडियम चर्यु, स्वयंभू छंद,
हरिवंश पुराण, ठीक है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अगले कवि है पुष्पदंत। इनका जो समय था 10वीं सदी था। इनको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था वाल्मीकि, और उनको कहा जाता है भवभूति। ठीक है, पुष्पदंत पहले बौद्ध थे, बाद में शिव हो गए। ठीक है, पहले वो बौद्ध धर्म में थे, बाद में वो शिव के हो गए। इनकी रचनाएं हैं महापुराण, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है इसमें, उत्तर पुराण, नभ कुमार चरित्र, जसहर चरियु ने कुमार। इनकी उपाधि है अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक, और माघ व्यास भी कहा जाता है इनको। तो ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक। मिश्र बंधु ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो जैसे कि उनको रामकुमार वर्मा ने कहा तो स्वयंभू को, और मिश्र बंधु ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना था हिंदी का, और इनका समय है 10वीं सदी। अब अगला कवि है धनपाल। इनका समय भी 10वीं सदी है। इनकी रचनाएं हैं भविष्यतः कहा। इस रचना में मानव हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इसमें वार्णिक कथा का वर्णन है। इसमें क्या है? वार्णिक कथा का वर्णन है। अपभ्रंश का वेद व्यास इन्हें कहा गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश का वेद व्यास कौन है? धनपाल। तो अब अगले कवि है अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि इनको माना है। ठीक है, हिंदी का पहले कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको माना है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है संदेश राशक, अक्सर पूछा जाता है। इनका समय है 12वीं सदी। ये एक खंड काव्य है। इसमें विक्रम पूर्व की एक वियोगिनी की कथा है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है। अक्सर पूछा जाता है कि 12 मासा का वर्णन कहाँ से होता है? अब्दुल रहमान की संदेश राशक से। कालिदास के मेघदूत पर आधारित है। ये जो इनकी संदेश राशक है वो कालिदास के मेघदूत पर आधारित है। ये एक खंड काव्य है। ठीक है, अगले कवि है जिनदत्त सूरि। इनका समय भी 12वीं सदी है। रचना है उपदेश रसायन रास। ये एक खंड काव्य है। इसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। यहीं से कृष्ण काव्य की कड़ी जुड़ती है, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत तो वहाँ से होती है, लेकिन इनकी कड़ी जुड़ती है। जिनदत्त सूरि ने जो है कृष्ण काव्य की कड़ी जोड़ी, और इसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया गया उपदेश रसायन रास में। अक्सर पूछा जाता है कि उपदेश रसायन रास में किस का वर्णन है। अगले जो कवि है जोइंदू। इनका समय है 6ठी शताब्दी। रचना है परमात्म प्रकाश योगसार। ये पहले दोहा छंद के कवि है। अक्सर पूछा जाता है कि दोहा छंद के कवि कौन है, तो ये है जोइंदू। रहस्यात्मक रचना है इनकी ये। 7वें हैं राम सिंह पाधु दोहा। 7वीं सदी इनके रचना का समय है। ये एक रहस्यवादी कवि थे और इस रचना में सांसारिक सुखों की निंदा की है। राम सिंह ने पाहुत दोहा में सांसारिक सुखों की निंदा की है। ठीक है, तो अगले साहित्य पढ़ेंगे हम सिद्ध साहित्य। ये भी हमने अपभ्रंश काव्य के बारे में पढ़ा था। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका समय है 7 से 9वीं शताब्दी। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये
वीडियो अच्छी लगी होगी तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे। और मैं आगे तक पढ़ाऊंगी आधुनिक काल तक, तो जो हिंदी में इंटरेस्टेड है वो इसको, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।